नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर आजमगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। गार्ड से गिरा लोडेड बंदूक, चली गोली। आपको बता दें कि गोली लगने से एक की मौत हो गई है, घायल है। बाइक की टक्कर से गिरा गार्ड से बंदूक, गार्ड से लोडेड गन गिरते ही चली गोली। फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के यूनियन बैंक के सामने की यह घटना है। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरीके से गार्ड से लोडेड बंदूक यहां पर गिरा और उसके बाद यहां पर गोली लगने से एक की मौत हुई है, एक घायल है। तो बाइक की टक्कर से बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। गार्ड से गिरा लोडेड बंदूक, गोली यहां पर चली है। बड़ी खबर, गोली लगने से एक की मौत हुई है, एक घायल है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। गार्ड से गिरा लोडेड बंदूक, ये यहां पर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वो फुटेज किस तरीके से यहां पर ये पूरी घटना। और बातचीत करने के लिए अभिषेक हमारे साथ। अभिषेक, कब की घटना और क्या निकलकर अब तक सामने आया है? जी अनुपम, निश्चित तौर पे आपको बताना चाहूंगा, देर शाम यूनियन बैंक का गार्ड है वो सड़क क्रॉस कर रहा था। इसी दरमियान उसको एक बाइक सवार ने टक्कर मार दिया और उसके कंधे पे रखा जो बंदूक होता है वो सड़क पर अचानक गिर जाता है। उसका ट्रिगर जो है उस पर प्रेशर पड़ता है और ताबड़तोड़ फायरिंग होना शुरू हो जाता है। इस दरमियान जो वहां से राहगीर गुजर रहे थे, उस राहगीरों में से 2 राहगीरों को गोली लगी है, जिसमें से एक राहगीर की ऑन स्पॉट मौत हो जाती है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसे स्थानीय सीएचसी पे भर्ती कराया जाता है, जहां पे उसकी हालत को गंभीर देखकर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचती है और जो बंदूक खुद को अपने कस्टडी में ले लेती है और इस पूरे मामले की गहनता से छानबीन कर रही है। इस पूरे घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी जो बैंक पे लगा होता है वो तेजी से वायरल हो रहा है। उसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरीके से गनर वहां से जो है रोड क्रॉस कर रहा है, उसको एक बाइक टक्कर मारती है और फिर बंदूक गिरते ही ताबड़तोड़ गोलियां चलना शुरू हो जाती है। तो पूरे बिंदु को जो है पुलिस गहनता से जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है और जो भी इसके खिलाफ दोषी होगा या जिससे भी इस तरीके की लापरवाही हुई होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की बात पुलिस के लोग कर रहे हैं। फिलहाल जो एक युवक गंभीर है उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि उसकी जो हालत है वो लगातार बिगड़ती जा रही है। फिलहाल पुलिस और तमाम जो जांच एजेंसी वो जांच कर रही है और साथ ही साथ जो घायल व्यक्ति है उसको ट्रीटमेंट के लिए जो है बाकी की चीजें मुहैया कराई जा रही हैं। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर ये पूरी घटना हुई है। आजमगढ़ से खबर, जहां पर गोली लगने से एक की मौत हुई है, एक घायल है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बाइक की टक्कर हुई। उन्नाव में कोडीन युक्त सिरप के अवैध कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की गई है। बांगरमऊ के 2 मेडिकल स्टोर की जांच की गई। जांच में पाया गया कि अंबिका हेल्थ केयर ने 1 लाख से ज्यादा शीशी सिरप लखनऊ की फर्म इदिका से खरीदी थी। सिरप 2 मेडिकल स्टोर में बेचा गया। दोनों मेडिकल स्टोर के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं और दुकानें बंद कर दी गई हैं। फिलहाल अंबिका हेल्थ केयर का मालिक फरार है। मामले में डीएम ने जांच के लिए कमेटी गठित कर दी है। अरे अगर तुम नहीं हो, तुम्हारा नाम। देखिए, ये कोडीन युक्त सिरप का जो मामला है, इसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय उन्नाव द्वारा त्रिस्तरीय कमेटी गठित की गई थी, जिसके क्रम में जो लखनऊ से इदिका फर्म द्वारा रायबरेली को सप्लाई की गई थी कोडीन युक्त कफ सिरप, उसकी सप्लाई यहाँ हमारे उन्नाव जनपद में अंबिका मेडिकल स्टोर पे हुई थी, जिसके संबंध में पूर्व में औषध निरीक्षक द्वारा जांच करके संबंधित मेडिकल स्टोर जो अंबिका है उसके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। वाराणसी में ईडी की टीम ने नशीले कफ सिरप मामले में शुभम जायसवाल के घर पहुंचकर नोटिस चस्पा किया है। वाराणसी में शुभम जायसवाल के 2 घरों पर यह नोटिस लगाए गए हैं। वाराणसी के प्रहलाद घाट और सिगरा स्थित मकान पर नोटिस चस्पा किया गया है। ईडी ने मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खातों की डिटेल, कंपनियों की डिटेल मांगी गई है। कफ सिरप मामले में बड़ी कार्रवाई सामने आई है।
किंगपिन शुभम जायसवाल जो कि कफ सिरप माफिया है, उसके वाराणसी स्थित दोनों मकानों पर, स्थानों पर ईडी की टीम पहुंच चुकी है, जिन्होंने नोटिस चस्पा किया है। दो मकानों, एक मकान प्रहलाद घाट पर जो है वहां नोटिस चस्पा किया गया है और यहाँ पर शुभम जायसवाल की जो मां है उनको नोटिस थमाया गया है। इस वक्त हम उसी स्थान पर हैं। आप देख सकते हैं कि ईडी की जो टीम है वो मकान के अंदर एंट्री कर चुकी है और अंदर उनकी मां से बातचीत हो रहा है, शुभम जायसवाल के मां से बातचीत हो रही है। उनको नोटिस के बारे में बताया जा रहा है कि वो नोटिस क्या है और किस प्रकार इस नोटिस के जरिए वो आगे की कार्रवाई करेंगे। बता दें कि शुभम जायसवाल जो है वो कफ सिरप के मामले में फरार है। वाराणसी पुलिस बाकायदे उसको तलाश कर रही है, आसपास के जिलों की पुलिस भी उसको तलाश कर रही है। इस मामले में हजारों करोड़ रुपए की जो संपत्ति है उसका जो पूरा एक मामला है वो सामने आया है, अवैध तरीके से व्यापार करने का। उन्नाव में एक युवक की घर के अंदर बेरहमी से हत्या कर दी गई। शव पर नुकीले हथियार के वार के निशान थे। हत्या की आशंका जमीनी विवाद से जताई जा रही है। मृतक के भांजे ने एफआईआर दर्ज कराई। सीओ बगापुर और पुलिस बल ने घटनास्थल का मुआयना कर सबूत जुटाए हैं और शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच। दिसंबर 2025 को आशीष कुमार पुत्र मुन्नीलाल निवासी बदुआ खेड़ा थाना गंगा घाट जनपद उन्नाव द्वारा अपने मामा मनोज कुमार पुत्र शिवनाथ निवासी मानवनगर थाना अचलगंज की हत्या की सूचना के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया है। अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ में एफएसडीए की टीम ने 7 मॉल के 60 से ज्यादा प्रतिष्ठानों पर छापे मारकर कार्रवाई की। लुलु हाइपर मार्केट और डबरू द चाप को सील कर दिया गया। केएफसी को सुधार तक बंद कराया गया है। जांच में रॉ मटेरियल, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, हाइजीन और लाइसेंस संबंधी खामियां पाई गईं। कुल 63 निरीक्षण किए गए, 58 खाद्य सैंपल लिए गए और 34 दुकानों को नोटिस जारी किया गया। 2 दुकानों को पंजीकरण से लाइसेंस श्रेणी में बदलने के निर्देश दिए गए हैं। राजधानी लखनऊ में शासन और एफएसडीए की 14 टीमों द्वारा राजधानी लखनऊ के 7 प्रतिष्ठित मॉलों के करीब 64 संस्थानों में छापेमारी से हड़कंप मच गया है। इस दौरान इन मॉलों में जो तमाम फूड कोर्ट बने हैं उनकी जांच की गई है। ये जो छापा मारा गया है ये लुलु मॉल में छापेमारी की गई है, सिनेपोलिस में की गई है, एमराल्ड में की गई है, पलाशियों में हुई है, वेव और फन रिपब्लिक जो कि आपके सामने नजर आ रहा है इसके भी फूड कोर्ट्स में छापेमारी की गई है। इस दौरान रॉ मटेरियल, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, मशीनरी, हाइजीन और सैनिटरी कंडीशन की जांच की गई है। इस दौरान करीब 3 मॉलों में बड़ी खामियां पाई गई हैं, जिसके बाद लुलु हाइपर मार्केट के रिपैकेजिंग डिवीजन में अनियमितता पाने के बाद उसे बंद कर दिया गया है। डबरू द चाप को बंद किया गया है और केएफसी में मिली गंदगी के चलते उसे भी नोटिस दी गई है। इस दौरान करीब 58 सैंपल कलेक्ट किए गए हैं और 34 को सुधार का नोटिस दिया गया है। चंदौली में आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान आरोपी रत्नेश कुमार वर्मा को गिरफ्तार किया। युवक के 500 के नोट के 35,33,000 से ज्यादा रुपए बरामद हुए हैं। आरोपी के पास से कोई दस्तावेज नहीं मिले। कोई पेपर न मिलने पर आयकर विभाग को मामले की जानकारी दी गई है। बरामद नकदी लेकर युवक प्रयागराज से बनारस जा रहा था। आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त चेकिंग डीडीयू जंक्शन पर की जा रही थी। इसी क्रम में एक संदिग्ध व्यक्ति को बैग के साथ देखा गया, जिस पे मैंने उससे पूछताछ करने पर उसके पास कैश देखा गया। कैश की मात्रा चूँकि ज़्यादा थी तो उसको ला करके पोस्ट पे उससे जब अग्रिम जांच पड़ताल की गई तो उसके पास कुल 35,33,760 रुपये बरामद पाए गए। चूँकि इतना हैवी कैश लेके जा रहा था तो मामला आयकर विभाग से संबंधित पा करके संबंधित आयकर विभाग वाराणसी की टीम को सूचित किया गया है। आयकर विभाग की टीम जो है मौके पर आ चुकी है, उनसे पूछताछ की जा रही है। लखनऊ के गोमती नगर में 35 साल की रेखा वर्मा की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। मामले में पुलिस ने ई रिक्शा चालक देवेंद्र और उसका साथी सूरजपाल को गिरफ्तार किया है। मृतका का शव एक बंगले की बाउंड्री वॉल से सटा मिला था। मामला 30 नवंबर का है। शराब की दुकान पर मृतका और देवेंद्र सिंह की मुलाकात हुई थी। नशे में होने के कारण दोनों आरोपियों ने महिला के साथ संबंध बनाए। जब महिला ने आरोपियों से पैसे मांगे तो देने से मना कर दिया। में मृत्यु का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। कुछ चोटें निकली हैं। पुलिस द्वारा बाकी सारी डिटेल्स के लिए फॉरेंसिक्स के यहाँ भेज दिया गया है। मौके से पुलिस को घटना में प्रयुक्त ई रिक्शा बरामद किया गया है
महिला की एक जोड़ी चप्पल और महिला का आधार कार्ड अभियुक्त के झोपड़ी से बरामद किया गया है। इस प्रकार पुलिस द्वारा इस ब्लाइंड मर्डर केस का बहुत ही जल्दी खुलासा किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। महोबा के पवा गांव में 50 साल के टीचर शंकरलाल राजपूत का शव कुएं में मिला है, जो सोमवार से लापता थे। शंकरलाल पर एसआईआर काम के तहत घर घर जाकर फॉर्म भरने और ऑनलाइन एंट्री का दबाव था। परिवार ने बताया कि रोजाना 100 फॉर्म का लक्ष्य मानसिक तनाव बढ़ा रहा था। परिजन और ग्रामीण अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। का दबाव तो है ही है, क्योंकि उतना काम नहीं परसेंटेज में हो पा रहा, गांव में लोग नहीं है, इस वजह से इनको लगाया गया था सहायक पद पे। बाकी अब मैं इस बारे में कुछ न कह पाऊंगा। अमेठी के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की छात्राओं ने टीचर पर जाति सूचक शब्दों और मारपीट का आरोप लगाया है। विवाद के बाद छात्राएं थाने पहुंची और सड़क पर प्रदर्शन करने लगी। खबर गाजीपुर से है, जहां पर पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर के दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में तस्कर के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी के कब्जे से तमंचा और कारतूस को बरामद किया है। सुबह को जानकारी मिली कि कुछ गौ तस्कर जो है राजागंज पुल से जो है बिहार जाने की फिराक में है। इस पर तत्काल एसओजी की टीम और थाना सुवल की टीम ने घेराबंदी की, जिसमें एक अभियुक्त के पैर में जो है गोली लगी है, जिसने फायर किया पुलिस के ऊपर। और इसका नाम सैफ है, जो नोएडा का रहने वाला है। इसके ऊपर लगभग आधा दर्जन मुकदमे हैं। एक अभियुक्त जो गाड़ी से था वो फरार हो गया, जिसके संबंध में टीम गठित कर दी गई है। घेराबंदी की जा रही है, उसकी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। अमेठी के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की छात्राओं ने टीचर पर जाति सूचक शब्दों और मारपीट का आरोप लगाया है। विवाद के बाद छात्राएं थाने पहुंची और सड़क पर प्रदर्शन करने लगी। बीएसए संजय तिवारी ने मौके पर जाकर सीसीटीवी डीवीआर सुरक्षित रखा और आरोपी टीचर का दूसरे स्कूलों में ट्रांसफर किया। स्कूल को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है और जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम बनाई गई है। टीम 1 हफ्ते में रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। खंड शिक्षा अधिकारियों की एक समिति बनाई गई थी, जिनके रिपोर्ट के आधार पे वहाँ की 3 शिक्षिकाओं को उस विद्यालय से इतर विद्यालयों में ट्रांसफ़र किया गया है। साथ ही साथ सोमवार और मंगलवार को जो बालिकाओं ने आरोप लगाए हैं, उसके क्रम में भी 3 खंड शिक्षा अधिकारियों की एक समिति बनाई गई है और उनसे 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट मांगा गया है। जैसी रिपोर्ट आ जाती है उसके ऊपर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर के जैन कॉलेज में एक युवक के अचानक फायरिंग करने से हड़कंप मच गया। आरोपी ने कैंपस में घुसते ही 2 राउंड फायर किए, इसके बाद मौके से फरार हो गया। गोलियों की आवाज सुनकर छात्राओं में भगदड़ मच गई और पूरे कैंपस में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने घटनास्थल की घेराबंदी कर सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया। आरोपी की तलाश के लिए कई टीमें लगाई गई हैं और साथ ही कॉलेज प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। क्षेत्र में जेवी जैन कॉलेज में जो है एक फायरिंग की घटना सामने आ रही है। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। इसमें जो है उनसे तहरीर प्राप्त कर ली गई है और सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत कर लिया गया है। शीघ्र ही ये अभियुक्त को जो है गिरफ्तार करके उसके विरुद्ध जो है उचित कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। एक वीडियो उसमें सामने आ रहा है, उस युवक को जो है तस्दीक करने की कोशिश की जा रही है। इसमें टीम जो लगाई गई है, शीघ्र ही इसकी गिरफ्तारी की जाएगी। संत कबीर नगर में चोरी की कई वारदातों में शामिल आरोपी अविनाश चौरसिया को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की थी, जिसके जवाब में पुलिस ने कार्रवाई की। आरोपी के पास से 60,000 रुपए, अवैध तमंचा, बाइक और अन्य सामान बरामद किया गया। भैया घाट है, जहाँ पे हमारी पुलिस पोस्ट चेकिंग चल रही थी, तो वहाँ पर एक व्यक्ति बाइक से आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो पुलिस के रोकने के बावजूद भी नहीं रुका और भागने की कोशिश की। जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो उसने पुलिस पर फायरिंग की। जवाब में पुलिस ने आत्म सुरक्षा में उस पर फायरिंग की, जिससे व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस मौके पर पहुंची और उसके पास से जब जांच की तो उसके पास से करीब 60,000 के रुपये उससे बरामद हुए और 3 DVR, एक रिंच, एक पेचकस और उसके अलावा अन्य सामान बरामद हुए।
गोरखपुर में सीएम योगी की अहम बैठक हुई। एसआईआर को लेकर सीएम योगी की मीटिंग हुई। गोरखपुर शहर ग्रामीण विधानसभा पर बैठक, विकास कार्यों को लेकर फीडबैक लिया। एनेक्सी भवन में सीएम ने बैठक की है। पार्षद, निवर्तमान पार्षद और बीजेपी महानगर कमेटी के साथ बैठक की गई है। सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि बीएलओ के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता भी घर घर जाकर फॉर्म को भराने का काम करें। 5 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच विशेष अभियान चलाकर इस काम को पूरा किया जाए। जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वो अपने बूथ की जिम्मेदारी लें। किसी भी हाल में जो मतदाता है उसका नाम सूची से बाहर नहीं होना चाहिए। महिला कार्यकर्ताओं को निर्देशित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो अपनी टोली बनाकर लोगों के घरों में जाएं और उन्हें इस बारे में बताएं। जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है उसको डिजिटल कराने का काम करें। जो लोग छूट रहे हैं उन फॉर्मों को भरवा कर डिजिटल कराया जाए। उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं। अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्या घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री ने कमिश्नर और आईजी को 17 नगर निकायों में काम करने वालों की लिस्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। सीएम योगी के निर्देश के बाद प्रशासनिक अमला कार्रवाई में जुट गया है। तो यहां पर प्रशासनिक अमला कार्रवाई में जुट गया है। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ यहां पर एक्शन हो रहा है। यूपी में अवैध बांग्लादेशियों पर कार्रवाई हो रही है। रोहिंग्या बांग्लादेशियों की लिस्ट बनाने के यहां पर निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी ने यहां पर कड़े निर्देश जारी किए हैं। वहीं लखनऊ मेयर सुषमा खरकवाल ने कहा है कि राजधानी में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को कैसे पानी और बिजली का कनेक्शन मिला, इसकी वो जांच कराएंगी और जरूरी कार्रवाई करेंगी। मुखिया, प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब ये कह दिया, महाराज जी का आदेश सर्वोपरि है, अब मैं इसको खुल करके इस पे काम करूंगी और हर विभाग को कहूंगी कि इस पे काम करें। जैसे बिजली विभाग ने कैसे वहाँ पे कनेक्शन दे दिया, आप लाइट हटाइए। जल कल ने हमारे कैसे वहाँ पे समरसीबल लगा दिए, इनको हटाइए। इनका कनेक्शन काटना, इनका समरसीबल बंद करना, जब ये सब काम हम शुरू कर देंगे तो ये खुद ही यहाँ से चले जाएंगे। और बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, उत्तर प्रदेश में अकेले पंचायत चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। यूपी पंचायत चुनाव में एसपी से नहीं होगा गठबंधन। राहुल गांधी के साथ बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। अकेले चुनाव लड़ने की जानकारी यहां पर दी गई है। अविनाश पांडे ने अकेले चुनाव लड़ने की जानकारी दी है। राहुल गांधी के साथ बैठक के बाद यहां पर इस बात का फैसला लिया गया है। प्रदेश में आज की वर्तमान संगठन की परिस्थिति और जो आने वाले दिनों में चुनावी चुनौतियां हमारे सामने में हैं, पंचायती चुनाव से लेकर और 2027 के विधानसभा चुनाव तक, तो उसके चलते हुए जिन अग्रिम कार्यक्रमों को लेकर हमको चलना है, स्पष्ट है कि हम सभी विधानसभा की सभी सीटों पर हमें संगठन को मजबूती के साथ तैयार करना है और साथ ही साथ पंचायती राज चुनाव में स्वतंत्र रूप से पूरी ताकत के साथ कांग्रेस उतरेगी और उसमें भाग लेगी। दिल्ली में आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस की एक बड़ी बैठक हुई। पहली बैठक कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में हुई, जो करीब 1 घंटे तक चली। उसके बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस के तमाम कांग्रेस के सांसद 10 जनपद पहुंचे। वहां उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की। बैठक के बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे ने एक बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में होने वाले पंचायत चुनाव में कांग्रेस अकेले लड़ेगी। हालांकि इससे पहले यह गौरतलब है कि जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा का गठबंधन था। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले इस तरह का बड़ा अनाउंस करना या घोषणा करना कि आने वाले दिनों में जो पंचायत चुनाव होंगे वो कांग्रेस अकेले लड़ेगी, कहीं ना कहीं ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर देखा जा रहा है। और दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। एनसीआर में वायु प्रदूषण लगातार बिगड़ा हुआ है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार है। ऐसे में हरियाणा के कांग्रेस सांसद मास्क पहनकर संसद भवन पहुंचे और अपना विरोध दर्ज कराया। दरअसल अरावली की पहाड़ियों को
खनन के लिए खोले जाने को लेकर कांग्रेस सांसदों ने सांकेतिक प्रदर्शन किया। प्रदूषण जानलेवा हो चुका है, वायु प्रदूषण जानलेवा हो चुका है। अब आपका और हमारा बिना इस तरह के मास्क के सांस लेना दूभर हो गया है। इसीलिए पहन के आए। आज कार्यस्थगन प्रस्ताव मैंने दिया वायु प्रदूषण पे। प्रधानमंत्री जी इसमें पहल लें, सारे मुख्यमंत्रियों को बुलाया जाए और एक परियोजना देश के सामने रखी जाए वायु प्रदूषण से छुटकारा पाने के लिए। वहीं सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद भी ऑक्सीजन मास्क पहने नजर आए। उन्हें दिल्ली की आबोहवा रास नहीं आ रही है और वो ऑक्सीजन सिलेंडर का सपोर्ट ले रहे हैं। तो यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं मसूद को दिल्ली की आबोहवा और रास नहीं आ रही है। कल रात सांस लेने में उनको दिक्कत हुई। मसूद साहब, ऑक्सीजन ले रहे हैं आप सिलेंडर से, क्या दिक्कत हो रही है? देखिए, दिल्ली की हवा इतनी प्रदूषित हो गई है कि सांस लेना दूभर है। मुझे रात में ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुई तो मैंने, हालांकि विंडो खोलकर मैं सोता हूँ, लेकिन ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुई, मेरी आंख खुल गई। दिल्ली के अंदर हालात बद से बदतर हो जाए। तो दिल्ली की आबो हवा आपको रास नहीं आ रही है? हम लोग असल में फुटहिल्स में रहते हैं तो हमें तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हम लोगों को आने के बाद एकदम, क्योंकि आप लोग तो दिल्ली के अंदर हैं तो आपको थोड़ा सा आदत हो गई, हमें नहीं हो पाई। तो ये सिलेंडर अपने साथ इसीलिए आज मंगा करके, कल मंगा के रखा कि भाई कम से कम सांस ऑक्सीजन ले करके अपना ब्रीदिंग प्रॉब्लम जो हो रही है वो तो ठीक हो। नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली के सांसद राहुल गांधी के खिलाफ रायबरेली दीवानी कोर्ट में एक परिवाद दाखिल किया गया। बेंगलुरु के रहने वाले बीजेपी कार्यकर्ता ने रायबरेली दीवानी कोर्ट में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर कोर्ट में आज एप्लीकेशन दी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई की और रायबरेली पुलिस को रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी। रायबरेली विशेष एमपी एमएलए न्यायालय के सामने एक मुकदमा हमने दर्ज किया माननीय श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ, जो सांसद है रायबरेली लोकसभा क्षेत्र से। तो ये उनकी ब्रिटिश नागरिकता की बारे में है और माननीय न्यायालय ने हमारे मुकदमा को एडमिट कर लिया है और माननीय न्यायालय ने नोटिस इशू किया है कोतवाली पुलिस थाना रायबरेली जिला पुलिस को कि मुकदमे में उन्होंने क्या जांच किया करके कोर्ट के सामने अगले 48 घंटे में पेश करने के लिए, और मुकदमा दोबारा 5 दिसंबर को लगा है। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान जल्द होगा। 14 दिसंबर से पहले ऐलान हो सकता है। बीजेपी में बड़े स्तर पर फेरबदल हो सकते हैं। चुनाव अधिकारी पीयूष गोयल विनोद तावड़े कराएंगे निर्वाचन। ये बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। 14 दिसंबर से पहले ऐलान हो सकता है। बीजेपी में बड़े स्तर पर फेरबदल हो सकते हैं। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। 14 दिसंबर से पहले ऐलान हो सकता है। गाजीपुर में आबकारी विभाग ने नसीरपुर इलाके में ट्रक से 617 पेटियां अवैध शराब बरामद की। शराब की कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़ी गई शराब पंजाब में बनी थी और बिहार में तस्करी के लिए ले जाई जा रही थी। ट्रक का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। फिलहाल आबकारी विभाग और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। इनका बड़ा सेफ पैसेज था, कह लीजिए उसको, या वे था। बॉडी के बगल में इन्होंने एक दीवार क्रिएट की, खोखली या एक लकड़ी का प्लेट लगा करके, और उसमें भी चिप्स के 2x2 के गत्ते बना करके, उसमें भी जो कि इतने मोटे रहे होंगे, उसमें चिप्स को ऐसे रोल करके भर दिया गया। फिर उनको उस प्लेटफॉर्म में जो जगह थी, स्पेस में भर दिया गया। फिर वो जैव उर्वरक की जो इनकी इनवाइस थी, वो बोरियां रखी हुई थी, उन बोरियों को रख दिया गया। बाराबंकी में असैनी से रामनगर तिराहे तक 12 किलोमीटर लंबा 4 लेन बनने को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है। परियोजना की लागत 29.71 करोड़ तय की गई है। निर्माण के दौरान लगभग 250 पेड़ काटे जाएंगे, जिनकी परमिशन मिल गई है। हरक में 5 हेक्टेयर में फॉरेस्ट रिजर्व बनाए जाएंगे और 2500 नए पौधे लगाए जाएंगे। निर्माण काम अगले महीने शुरू होने की संभावना है।